नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7 खबर राज्यों की। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको देश के कोने कोने से खबर दिखाएंगे, अलग अलग राज्यों से। लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 29 जुलाई को होगी अब मामले की अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक। मंत्रियों को उनके प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते में 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश। बूथ को मजबूत करने पर फोकस। अग्निवीर पर हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण। अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण। जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में भी 10% मिलेगा आरक्षण। महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान। लाडला भाई योजना के तहत युवाओं को हर महीने मिलेंगे 6,000 से रुपए लेकर से 10,000 रुपए तक। श्री राम मंदिर की सुरक्षा परखने के लिए आज अयोध्या में एनएसजी के कमांडो। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी हो रही है समीक्षा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन, 6 लोगों की मौत, कई घायल। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। और पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए ने जारी की खिलाड़ियों की सूची। 117 खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों की सूची जारी। सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से। तो ये थी देश भर की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, जहां उपचुनावों को लेकर मंथन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई। तो देखते हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह की लखनऊ से ये रिपोर्ट। प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास में मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें जीत के मंत्र सुझाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र में जाकर, अपने प्रभारी क्षेत्र में जाकर कम से कम 2 दिन रात्रि विश्राम करे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज बैठक हुई, जिसमें सरकार व संगठन के लोग शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को उनके प्रभारी क्षेत्र में हफ्ते के 2 दिन रात्रि विश्राम के निर्देश दिए हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और हर एक ग्रुप से अलग अलग उनके क्षेत्र का हाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए गए कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। गौरतलब है कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी है। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिया कि उन्हें 10 की 10 सीटें जीतनी है। इसके लिए परिश्रम जितना करना पड़े वो कम ही होगा। आप जाएं और रात्रि विश्राम करें, जनता की राय लें और फीडबैक लें। कैमरामैन आशुतोष गुप्ता के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है कि यूपी में मंथन चल रही है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से। बड़ी खबर है, जहां पौधारोपण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो देश की सबसे स्वच्छ नगरी का गौरव हासिल करने वाले मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर ने पौधारोपण के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इंदौर ने
24 घंटे में सबसे ज्यादा पौधा लगाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी की इंदौर से यह रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर में 51 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। महज 12 घंटे में 12 लाख से भी ज्यादा पौधारोपण कर इंदौर वासियों ने मिसाल कायम की है, जो अपने आप में विश्व कीर्तिमान है। समय की आवश्यकता भी थी कि विकास के लिए रफ्तार से दौड़ रहे शहर को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई दिशा दी जानी चाहिए। ऐसे में ये पौधारोपण इंदौर शहर के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद जरूरी था। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बना है। यहाँ पर 12 घंटे में 12 लाख पौधे रोपे गए हैं। इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मां के नाम पौधा लगाया था। इंदौर हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ चलता है, और यही नहीं, अगर हम बात करें जो उन्होंने अभी वृक्षारोपण की बात कही कि एक पेड़ माह के नाम, तो इंदौर ने भी संकल्प लिया। पहले लग रहा था ये कठिन है इतने पौधे लगाना, लेकिन जिस प्रकार से यह अभियान जन आंदोलन बना और सिर्फ शासकीय स्तर पर नहीं, पूरा समाज आंदोलित हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस अभियान में हर समाज, हर वर्ग, हर आयु, हमारे माता बहनें हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बच्चे हों, सब ने साथ दिया। हर जाति धर्म के लोगों ने साथ दिया। इंदौर की सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी। अगर आप इसको सही अर्थों में समझने की कोशिश करेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2 अक्टूबर को झाड़ू उठाकर कहा कि अब हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, उस आह्वान को इंदौर ने संकल्प के रूप में लिया। गौरतलब है कि साल 2023 में असम में जन भागीदारी से 9,26,000 पौधे रोपकर एक कीर्तिमान बनाया गया था। इंदौर ने अब इस कीर्तिमान को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इंदौर में अभी भी पौधारोपण चल रहा है। ये आंकड़ा और बढ़ेगा। सुबह है बनारस, शाम है अवध, शब है मालवा। ये गजल बनारस की सुबह, अवध की शाम और मालवा की रात बेहतर होती है इसलिए थी। कालांतर में जलवायु परिवर्तन के दौर में मालवा का तापमान बढ़ता गया। मालवा का प्रमुख केंद्र इंदौर, जहां साल 1950-51 में प्रति व्यक्ति 10 से 12 पेड़ हुआ करते थे, साल 2024 तक आते आते प्रति पेड़ 3 से 4 व्यक्ति हो गए। ऐसे में शहर की दरकार थी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जाना चाहिए। और अब इंदौर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें एक दिन में 12 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। ऐसे में ये पहल इंदौर के विकास के लिए सार्थक होगी। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, इंदौर। वाकई इंदौर का यह रिकॉर्ड सराहनीय है। और अब आपको लिए चलेंगे राजस्थान और बात करेंगे वहां पर जल जीवन मिशन घोटाले की, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार यानी अशोक गहलोत सरकार में हुए जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लेते हुए जयपुर में संजय बड़ाया को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी के करीबी माने जाने वाले संजय बड़ाया पर घोटाले में बिचौलिया की भूमिका निभाने के आरोप हैं। देखिए जयपुर से हमारी यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल चौथी गिरफ्तारी करी। ईडी ने संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी के करीबी माने जाने वाले संजय बड़ाया पर आरोप है कि वह इस घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कल उनसे पूछताछ करी और पूछताछ में कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई।
ईडी ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जल आपूर्ति मंत्री महेश जोशी के एक करीबी सहयोगी संजय बड़ाया को गिरफ्तार किया है। इस मामले में धन शोधन कानून की धाराओं के तहत ईडी द्वारा की गई यह चौथी गिरफ्तारी है। ईडी सूत्रों ने बताया कि बड़ाया को मंगलवार देर शाम अदालत में पेश किया गया और उन्हें 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। ईडी के अनुसार कुछ ऐसे सबूत और दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि बड़ाया इस घोटाले से संबंधित धन शोधन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में जयपुर में 18 से 20 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान अवैध रूप से अर्जित धन के बारे में जानकारी मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि संजय बड़ाया निजी ठेकेदारों और बिचौलियों के संपर्क में थे और पीएचईडी अधिकारियों की ओर से रिश्वत ले रहे थे। वह अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच कड़ी की भूमिका निभा रहे थे। इस मामले में अब तक ईडी पीयूष जैन और उनके पिता पदम जैन और महेश मित्तल को गिरफ्तार कर चुकी है। जल जीवन मिशन मामले में ईडी की नज़र में कई ठेकेदार और अधिकारी भी हैं। ईडी की कल संजय बड़ाया की गिरफ्तारी बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि ईडी लगातार इस मामले में सक्रिय रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर। तो राजस्थान में ये पूर्ववर्ती सरकार का एक और बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और अब आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र, जहां युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में लाडला भाई योजना की घोषणा की है। देखिए, मुंबई से डीडी न्यूज के संवाददाता शिशिर सेलार की यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना घोषित की है। इस योजना के तहत युवाओं को अब हर महीने 6,000 से लेके 10,000 तक का स्टाइपेंड मिल पाएगा। हालांकि ये योजना युवाओं को प्रशिक्षण तो देगी, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के नए आयाम खोलेगी। ऐसे में देखा जाए तो ये योजना खास तौर पर जो लाभार्थी युवा है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवा भाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को 6,000 रुपए प्रति माह, डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए प्रति माह और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह वजीफा यानी शिक्षा वेतन मिल सकता है। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने पंढरपुर में हुए आधिकारिक महापूजा के बाद कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा आयोजित कृषि महोत्सव कार्यक्रम में दी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक कौशल विकास योजना है, जिसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक बजट पेश करते हुए 27 जून 2024 को शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा हर साल 50,000 युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार पेश किए अनुपूरक बजट में तकरीबन 94,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड जो है उसको पारित किया था। हालांकि इस डिमांड में खास तौर पर ध्यान युवाओं को, महिलाओं को और किसानों पर दिया गया है। महिलाओं की बात करें तो लाडली बहन योजना के इस योजना का लोकप्रियता का आलम इतना है कि कई सारी महिलाएं जो है, लाभार्थी महिलाएं जो है राज्य सरकार की, या फिर हम बात करें तो जिले के सरकारी जो ऑफिस है वहां पर कतारें लगाते हुए दिखाई दी। शीर्षिलार, टीडी न्यूज, मुंबई। और महाराष्ट्र के बाद एक बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7 खबर राज्यों की। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% यानी पूरा का पूरा आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह प्रावधान ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इसके पीछे दलील है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपने राज्य में नौकरियों से वंचित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों की कल्याण की देखभाल करना है। विधेयक के मुताबिक कोई भी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा। अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ दक्षता परीक्षा को पास करनी पड़ेगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से प्रतिष्ठानों को 3 साल के अंदर प्रशिक्षण देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। तो कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले से इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो खफा नजर आ रहे हैं। बिल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस बिल के आने से टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। इसी कड़ी में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने इस बिल के आने से राज्य की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को लेकर शंका जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। और वहीं एसोचैम कर्नाटक के सह अध्यक्ष और यूलू के सह संस्थापक आर.के. मिश्रा ने विधेयक को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार की चुटकी लेते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार का एक और शानदार कदम, स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करें और हर कंपनी में निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। इससे भारतीय आईटी और जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र डर जाएंगे। अदूरदर्शी। वहीं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहनदास पाई ने इस बिल को फासीवादी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। Who are there to tell me whether I'm a local or not? I'm a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs. ये लगातार विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में स्वर्ण समूह के प्रबंध निदेशक वीएसवी प्रसाद ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण ही तो हम दूसरे राज्यों से श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। So much of shortage in Karnataka that getting an employee, a worker, by the either skilled or unskilled, is becoming so difficult for us because they don't want to work. They are getting all amenities, all support from the government. They can sit in house and they can enjoy their life. They can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. और अब खबर झारखंड से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में प्रदेश भाजपा का सांगठनिक कार्यक्रम लगातार जारी है। आज विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान
एवं सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा विधानसभा स्तरीय संकल्प सभा में शामिल हुए। साथ ही कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। भाजपा की ओर से सांगठनिक कार्यक्रम हर रोज किए जा रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश हो रही है। झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हटिया विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए श्री चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की भ्रष्ट सरकार से बचाना है। ये गठबंधन के कुंभकर्ण केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू खाते, ये खनिज खाते, ये पहाड़ खाते, ये केंद्र का भेजा पैसा खाते, ये गरीबों के मकान खा जाते हैं। मौके पर कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में सरकार के संरक्षण में जो घुसपैठियों का खेल खेला जा रहा है उस पर रोक लगानी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है और केंद्र की योजनाओं को असफल करने की साजिश चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेजे हैं इसलिए कि घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से मिल जाए, नल जल मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और झारखंड को पैसा भेजे, मिला क्या? वो पैसा भी पी गए हेमंत सोरेन की सरकार वाले। उधर रांची विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि डेमोग्राफी परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि यह अस्तित्व का मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में बाहर से घुसपैठियों का आना और आदिवासी बेटियों को फंसाना एक समस्या है और यह सब जेएमएम कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है, जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कड़ा सिस्टम बनाने का जरूरत है। इसके अलावा जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा आयोजित कर कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। उसने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी जबकि असम के मुख्यमंत्री को सह प्रभारी बनाया है। दोनों नेता लगातार झारखंड पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और विजय संकल्प सभा में शामिल होकर उनमें जोश भी भर रहे हैं ताकि मिशन 2024 को आसानी से फतह किया जा सके। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। ऐसा लगता है शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने पूरी ताकत लगा दी है झारखंड में। आगे हम आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक बड़ी खबर के लिए, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज भारत एट 7 की शुरुआत हमने उत्तर प्रदेश की खबर से की थी। एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ भेंट की।
और युवाओं के लिए एक बड़ी खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। उम्र संबंधी छूट का जिक्र करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप सी और डी की भर्ती में 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में छूट 5 साल की होगी। अगर कोई निजी कंपनी किसी अग्निवीर को 30,000 रुपए वेतन देती है तो सरकार उस कंपनी को 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी देगी। साथ ही अग्निवीर को अपना काम शुरू करने पर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर बंदूक का लाइसेंस भी दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक्स स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि यह अच्छी योजना है और इस योजना के जरिए हमें स्किल्ड युवा मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार का यह बड़ा कदम कहा जा सकता है अग्निवीरों के लिए। और इसी के साथ आज भारत एट 7 में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।